दो दुश्मन जो पक्के दोस्त बन गए, दो दोस्त जिनकी आखिरी आरजू आखिरी वक्त तक कभी पूरी नहीं हो सकी। राम मंदिर सिर्फ एक केस नहीं है, एक जज्बात है। किसी के लिए दोस्ती है तो किसी के लिए सम्मान है। एक ऐसा केस जिसने लोगों की दोस्ती को एक मिसाल बना दिया। वो दो लोग जो अदालत में जाते थे और अलग अलग कटघरों में खड़े होते थे, लेकिन जब अदालत के बाहर निकलते थे तो सिर्फ गले ही नहीं मिलते थे, उनके दिल भी एक हो जाते थे। नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newsLiveMP.com पर अयोध्या केस बाबर से मोदी तक, जिसमें हम आपको बताएंगे उन दो लोगों की कहानी जो केस लड़ते लड़ते दोस्त बन गए, और रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे ही किरदारों से जिन्होंने इस केस में अहम भूमिका निभाई। रामायण में राम लक्ष्मण इन दो भाइयों की जोड़ी ने हर युद्ध जीत लिया, और एक जोड़ी है राम और भरत। भरत ने 14 साल वन में घूम घूम कर भले ही राम का साथ न दिया हो, लेकिन राम से दूर रहकर भी वो हर पल उनके साथ थे। कुछ ऐसा ही साथ था रामचंद्र दास परमहंस और हाशिम अंसारी का, एक दूसरे से जुदा पर एक दूसरे के साथ, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस लड़ते लड़ते दुश्मन से पक्के दोस्त बन गए। राम और भरत की तरह एक दूसरे से विपरीत, फिर भी एक दूसरे के साथ। रामलला के दर्शन पूजन के लिए यदि रामचंद्र दास परमहंस ने स्थानीय अदालत में वाद दाखिल किया, तो विवादित स्थल से बमुश्किल 1.5 किलोमीटर दूर कोटिया मोहल्ला के रहने वाले हाशिम अंसारी ने कथित मस्जिद से रामलला की मूर्ति हटाए जाने की आवाज बुलंद की। शुरू के कुछ दशक तक मंदिर मस्जिद की गूंज अयोध्या और उसके जुड़वा शहर फैजाबाद तक ही सीमित थी। परमहंस मंदिर के और हाशिम मस्जिद के पैरोकार थे, पर सिविल कोर्ट में मामले की पैरवी करने बार बार आते जाते परमहंस और हाशिम मित्रता के सूत्र में बंध गए। दोस्ती की डोर तब भी नहीं टूटी जब मंदिर मस्जिद विवाद में विहिप का प्रवेश हुआ और विवाद जन आंदोलन के रूप में राष्ट्रव्यापी बना। ये 1984 का दौर था। विवाद अदालत की परिधि से इतर की ओर चल पड़ा था और परमहंस हाशिम में साथ कचहरी जाने का क्रम भी टूट चुका था। इसके बावजूद परमहंस और हाशिम के बीच की दोस्ती अटूट बनी रही। दोस्ती की मिसाल के साथ वो मंदिर मस्जिद विवाद के प्रतीक के रूप में भी स्थापित हुए। परमहंस मंदिर आंदोलन का चेहरा बनकर चमके और हाशिम मस्जिद की वकालत करते रहे। ये शायद हाशिम और परमहंस की दोस्ती का संस्कार था कि मंदिर की धुर दावेदारी और हिंदुत्व के तेवर के बीच परमहंस कारू मियां और चांद बीबी का नाम लेकर सौहार्द का संदेश देना नहीं भूलते थे। तो हाशिम जीवन के आखिरी वर्षों में रामलला के सम्मान की चिंता का खुलकर इजहार करने लगे थे। हाशिम अंसारी वो व्यक्ति थे जो मरते दम तक बाबरी मस्जिद का केस लड़ते रहे। हाशिम के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, जीने की वजह भी थी। 1949 में मस्जिद में रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। उस समय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हीं में से एक हाशिम भी थे। जेल से छूटे तो बाबरी मस्जिद के पैरोकार बन गए। मस्जिद के लिए क्या क्या नहीं झेला हाशिम ने, गरीबी, हिंसा, इंतजार, सब कुछ। 6 दिसंबर 1992 के बलवे में बाहर से आए दंगाइयों ने उनका घर तक जला दिया, लेकिन अयोध्या के हिंदुओं ने उन्हें और उनके परिवार को दंगाइयों की भीड़ से बचाया। इस घटना के बाद हामिद अंसारी को सरकार की तरफ से जो कुछ मुआवजा मिला, उससे उन्होंने अपने छोटे से घर को दोबारा बनवाया और एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। इस कार को हाशिम के बेटे चलाया करते थे और हिंदू तीर्थयात्रियों को घुमाया करते थे। केस को तारीखें मिलती रहीं और इधर हाशिम की जिंदगी की तारीखें कम होती गईं। उम्र ढलने लगी तो हाशिम हमेशा यही कहते कि वो फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं और मौत का भी, लेकिन मौत से पहले इस विवाद का फैसला देख लेना चाहते हैं। इसके पीछे ये कहना भी नहीं भूलते कि अगर मुकदमा जीते तो मस्जिद का निर्माण तब तक नहीं करवाएंगे जब तक हिंदू बहुसंख्यक हमारे साथ नहीं आते। जरा सोचिए, हाशिम की इस बात में कितनी शिद्दत थी अपने मकसद के लिए, और कितनी गहराई थी उस दोस्त में जिसकी खातिर वो जीत कर भी उसकी दोस्ती को अनदेखा नहीं करना चाहते। पर अफसोस, इंतजार हमेशा हमेशा के लिए इंतजार ही रह गया। 20 जुलाई 2016 को हाशिम अंसारी की मौत हो गई। उनके बाद उनके बेटे इकबाल अंसारी पैरोकार बने। इकबाल ने निहायत गरीबी में अपने दिन गुजारे, लेकिन उसूलों से समझौता नहीं किया। करते भी कैसे? उनके अब्बू हाशिम ने भी तो किसी प्रलोभन के सामने घुटने नहीं टेके थे। हाशिम अंसारी का कहना था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की पैरवी कभी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं की थी। लोगों का मानना है कि 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद एक बड़े नेता ने उनको 2 करोड़ रुपए और पेट्रोल पंप देने की पेशकश की, तो हाशिम ने उसे ठुकरा दिया।
अंसारी की कोशिश अयोध्या के इस विवाद को मिलजुल कर सुलझाने की थी। स्थानीय हिंदू साधु संतों से उनके रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। हाशिम कहते थे कि मैं सन 49 से मुकदमे की पैरवी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी हिंदू ने हमको एक लफ्ज गलत नहीं कहा। हमारा उनसे भाईचारा है। वो हमको दावत देते हैं, मैं उनके यहाँ सपरिवार दावत खाने जाता हूँ। रामचंद्र परमहंस के साथ उनकी मित्रता भी ऐसी ही दोस्ती में से एक थी। केस के गवाह तो एक तरफ, इन दोनों की दोस्ती के गवाहों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। केस की सुनवाई के लिए एक साथ एक ही रिक्शे पर बैठकर आना और केस की सुनवाई खत्म होने के बाद फिर एक साथ एक ही जगह पर बैठकर चाय नाश्ता करना। मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं। और देखिए, मुकद्दर ने भी इन दोनों दोस्तों के लिए एक ही फैसला तय कर रखा था। 1949 में हाशिम जेल गए तो रामचंद्र दास परमहंस भी इसी साल सबसे ज्यादा सक्रिय हुए। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ता अयोध्या में जुटे और बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। उस दौर में भी रामचंद्र दास परमहंस जोर शोर से आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन से जुड़कर लोकप्रिय हुए परमहंस बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बीच पुल का काम करते थे और अक्सर विहिप के खिलाफ बोलने से भी नहीं चूकते थे। परमहंस के व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी था कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही उन्हें मुस्लिम विरोधी माना जाता हो, लेकिन अयोध्या में वो मुसलमानों में काफी लोकप्रिय थे। हाशिम और परमहंस की दोस्ती इसका सबसे बड़ा सबूत थी। जुलाई 2003 में वो दिन भी आया जिस पर अगर बस चलता तो परमहंस उसे भी मुलतवी करवा देते, कम से कम तब तक के लिए जब तक वो फैसला नहीं सुन लेते। पर ऊपर वाले की अदालत की तारीखें तो तय होती है। परमहंस को नई तारीख नहीं मिली और फैसला सुने बगैर इस केस के पुरोधा चल बसे। कहानी इतने पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ ऐसे किरदार हैं जिनकी वजह से ये मुकदमा आज भी पूरे दम से अदालतों में गूंजता है। कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता और कुछ ऐसे किरदार जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण किरदार है गोपाल सिंह विशारद, जिन्होंने 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा की तरफ से फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी दी कि हिंदुओं को उनके भगवान के दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। दिगंबर अखाड़ा के महंत और इस वक्त राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास ने भी ऐसी ही एक अर्जी दी। 19 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज ने इन दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की और मूर्तियां हटाने की कोशिश पर रोक लगाने के साथ साथ इन मूर्तियों के रखरखाव और हिंदुओं को बंद दरवाजे के बाहर से ही इन मूर्तियों के दर्शन करने की इजाजत दे दी। साथ ही अदालत ने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी कि वो इस विवादित मस्जिद के 300 मीटर के दायरे में न आए। 1950 में पूजा के अधिकार को हासिल करने के लिए निचली अदालत का रुख करने वाले गोपाल सिंह विशारद का 1986 में देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह केस की पैरवी कर रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत भास्कर दास भी इस केस की अहम कड़ी है, जो 16 साल की उम्र में अयोध्या की हनुमानगढ़ी पहुंचे और निर्मोही अखाड़े के शिष्य बने। इसी दौरान उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। महंत भास्कर दास को बाद में राम चबूतरे पर बिठा दिया गया और पुजारी नियुक्त किया गया। 1986 में भास्कर दास के गुरु भाई बाबा बजरंग दास का निधन हो गया, जिसके बाद इन्हें हनुमानगढ़ी का महंत बना दिया गया। 1993 में सीढ़ीपुर मंदिर के महंत राम स्वरूप दास के निधन के बाद उनके स्थान पर भास्कर दास को निर्मोही अखाड़े का सरपंच बना दिया गया। तब से यही निर्मोही अखाड़े के महंत रहे। इस केस में महंत भी हमेशा सक्रिय रहे। फैसले का इंतजार करते हुए महंत भास्कर दास की भी मृत्यु हो गई। सितंबर 2017 में 95 साल के महंत हमेशा हमेशा के लिए सो गए। तो अब सवाल ये कि फैसला कब आएगा? तो जवाब ये कि फैसला जल्द ही आएगा, क्योंकि इस केस की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। उनकी कोशिश होगी कि रिटायरमेंट से पहले ही वो इसका फैसला सुना दें। यानी इंतजार बस चंद रोज का है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि सदियों से चला आ रहा ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। अयोध्या बाबर से मोदी तक में आज फिलहाल इतना ही। आगे की कहानियों के लिए देखते रहिए newslive.mp.com। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।